अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट्स की हम बात कर रहे थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उनका हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट आइटम्स इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे आइटम्स हैं जिनका क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप लोगों ने क्लास 11th में किया हुआ है, तो उसके बारे में आपको आइडिया होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें होता है डोनेशन। ठीक, अब अगर आप लोग बोलोगे कि क्या मैम डोनेशन की अगर हम बात करें तो क्या ये सिर्फ कैश में हो सकता है? नहीं, ये कैश में भी हो सकता है एंड ये काइंड में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का क्या है, गिफ्ट है, और ये गिफ्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइदर इन कैश और इन काइंड। क्लियर है ये पॉइंट? इसके अलावा एक चीज का ध्यान रखना कि ये डोनेशन दो तरीके का होता है। पहला होता है स्पेसिफिक और दूसरा होता है जनरल। अगर स्पेसिफिक डोनेशन की बात करें तो ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। बात कर लेते हैं स्पेसिफिक डोनेशन की। तो स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? जो किसी स्पेसिफिक पर्पस से दिया गया हो। मान लो हमने किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई पेमेंट की है, ठीक है तो वो डोनेशन काइंड, उसके बदले हमें कुछ नहीं मिलेगा, बट हमने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है। जैसे हमने उनको बोला ये पैसा आप सिर्फ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना, तो ये कैसा डोनेशन हो गया? बिल्डिंग डोनेशन हो गया, दैट इज अ स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। हमने उनसे बोला सिर्फ आप लाइब्रेरी की जो बुक्स है वो परचेज करने के लिए डोनेशन यूज कर सकते हो, तो फिर उस केस में हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना कि ये डोनेशन आप हर जगह नहीं यूज कर सकते, सिर्फ किसके लिए यूज कर सकते हो? फॉर स्पेसिफिक पर्पस। एंड अगर जनरल डोनेशन की बात करें तो हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये पैसे दे दिए और कहा जहां यूज करना है करो, तो फिर ये किस तरह का डोनेशन हो गया? जनरल डोनेशन, जहां पे आपने किसी भी तरह का कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, तो वो इस जनरल डोनेशन को अपने हिसाब से कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि अगर बात करें स्पेसिफिक डोनेशन की, तो यहाँ मेंशन करें, अगर स्पेसिफिक डोनेशन की बात करें तो क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, आप इसको हर जगह के लिए यूज नहीं कर सकते, तो इसको आपको दिखाना होता है बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में अभी हमने बताया कि हम कैपिटल फंड में इसको एड ऑन करके दिखाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसको लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। कैसे? स्पेसिफिक डोनेशन, जिस भी नाम से ये पैसा डोनेट किया गया है उस नाम से इसको दिखा देंगे बैलेंस शीट में। बट अगर जनरल डोनेशन की बात करें तो जनरल डोनेशन तो हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, डे टू डे पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो फिर उस केस में हम इसको कहाँ मेंशन करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये बेसिकली मेरे लिए क्या है? डोनेशन तो इनकम है ना, तो फिर यहां मेंशन करेंगे बाई साइड, दैट इज इनकम साइड बाई डोनेशन। ठीक, अब आप लोग बात करोगे कि मैम आपने इसका रिसीट पेमेंट में ट्रीटमेंट नहीं बताया, तो रिसीट पेमेंट में हम किसी का ट्रीटमेंट नहीं बताएंगे, क्योंकि रिसीट पेमेंट के लिए हमने सिंपली कॉन्सेप्ट बताया कि पैसा आएगा तो रिकॉर्ड करो, पैसा जाएगा तो रिकॉर्ड करो, तो वहां पे फिर इसकी बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन, अगर स्पेसिफिक है तो वहां मेंशन होगा कि बिल्डिंग पर्पस के लिए, लाइब्रेरी बुक्स के लिए, मतलब आपने अपना जो पर्पस है वो फिक्स कर दिया। तो जब आपने वो फिक्स किया तो वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, इसलिए वो स्पेसिफिक डोनेशन है, और उसको बैलेंस शीट में हम कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड। बट अगर हम लोग जनरल डोनेशन की बात करें तो उसका कुछ भी पर्पस फिक्स नहीं होता, इसलिए इनको इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड दिखाते हैं, दैट इज बाय डोनेशन। ठीक है, तो ये आप लोग इसको पूरा नोट कर लेना। हम लोग चलते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट पे, जो कि हमारा है लाइफ मेंबरशिप फीस। हम इसको रब कर रहे हैं। सेकेंड हमारा ट्रीटमेंट है रिलेटेड टू लाइफ मेंबरशिप फीस। नाम से ही समझ में आ रहा है, लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब जो आप अपनी पूरी लाइफ में एक बार पेमेंट करते हो और एक बार पेमेंट करने के बाद आप वहां के मेंबर बन जाते हो। तो खुद बताओ, ये तो वन टाइम पेमेंट है, और जो भी चीज वन टाइम पेमेंट होगी वो कहाँ जाएगी? बट ऑब्वियस बैलेंस शीट में जाएगी। तो हम लोग इसको कहाँ दिखाएंगे बेटा? बैलेंस शीट। एंड बेसिकली कैपिटल फंड में एड ऑन करके दिखा सकते हैं। अभी हम लोग कहाँ दिखा दे रहे हैं? सिर्फ लाइबिलिटी साइड दिखा दे रहे हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस।
किसका पार्ट बनेगा? ये कैपिटल फंड का पार्ट बनेगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एंट्रेंस फीस की। एंट्रेंस फीस क्या होता है? जब हम लोग किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फीस देना होता है। वैसे अगर किसी क्लब में मेंबर बनेंगे तो एंट्रेंस फीस देनी होती है। कई बार हम लोग टेम्पल जाते हैं, वहां पे हमें एंट्रेंस फीस देनी होती है। तो ये एंट्रेंस फीस हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि वन टाइम पेमेंट ही होता है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि साल में आपसे 10 बार पेमेंट कराएंगे, एक बार ही पेमेंट कराते हैं। तो जनरली हम इसको क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। एंड कैपिटलाइज करना मतलब अगेन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम इसको शो करेंगे। हमने क्या बोला कि इसको हम कैपिटलाइज करते हैं, और कैपिटलाइज क्यों करेंगे? क्योंकि ये वन टाइम पेमेंट है। तो इसको हम कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। बट कई बार एंट्रेंस फीस से रिलेटेड क्वेश्चन में चीजें मेंशन होती हैं एडजस्टमेंट में कि इसका 50% हम कैपिटलाइज करेंगे, 50% इनकम एक्सपेंडिचर में डालेंगे। तो उस केस में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। उस केस में क्या चलेगा? जो क्वेश्चन में मेंशन है वो आपको करना होगा। हम वो बता रहे हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एंट्रेंस फीस। नेक्स्ट देख लेते हैं लीगेसी। नेक्स्ट की बात करते हैं लीगेसी। अब लीगेसी क्या होता है पहले ये फिर से समझ लेते हैं। लीगेसी मतलब जब कोई एक पर्सन अपनी विल बनाता है और विल में लिखता है कि हमारी डेथ के बाद ये पूरा पैसा किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया जाएगा, तो उस केस में उस पैसे को हम बोलते हैं लीगेसी। तो बट ऑब्वियस ये जो लीगेसी का अमाउंट है ये तो साल में एक दो बार ही आएगा, ठीक है ना। अगर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक ही बार डेथ करने वाला है। एंड एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हर साल उनको लीगेसी फॉर्म में पैसा नहीं मिलता। किसी किसी साल अगर किसी ने अपनी विल में मेंशन किया है कि वो अपना पैसा डोनेट करके जाएंगे तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है। तो ये लीगेसी हमेशा क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। एंड अगेन इसको हम कहाँ दिखाएंगे बच्चे? बैलेंस शीट में। किस साइड? लायबिलिटी साइड। और हमने ये बताया था कि ये भी किसका पार्ट बनता है? कैपिटल फंड का बनता है। क्लियर? नेक्स्ट ओनोरारियम। इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। ओनोरारियम मतलब जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी आउटसाइडर से कोई सर्विस लेती है तो उस सर्विस के बदले कुछ ना कुछ उनको पेमेंट करते हैं। अब उस पेमेंट को हम सैलरी या वेजेस नहीं बोल सकते तो उसको क्या बोलेंगे? ओनोरारियम बोलेंगे। एंड ये जो सर्विस है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर बहुत बार किसी आउटसाइडर से ले सकती है। ठीक, तो ये ओनोरारियम कैपिटल नेचर का नहीं है, बल्कि किस तरह का किस नेचर का है? रेवेन्यू नेचर का। दैट इज एक एक्सपेंस है जो कि डे टू डे बेसिस पे या मंथ टू मंथ बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन इनकर करता है। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे? अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और क्योंकि ये हमारा क्या है? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? खर्चा है, तो ये एक्सपेंस साइड दिखेगा टू ओनोरारियम। जैसे सैलरी होता है वैसे ही ओनोरारियम। ठीक, नेक्स्ट ट्रीटमेंट देख लो 6, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अब अगर फिक्स्ड असेट्स का सेल कर रहे हैं तो फिक्स्ड असेट किस नेचर का आइटम है? कैपिटल नेचर का। ठीक, तो इसका मतलब फिक्स्ड असेट डिक्रीज होगा। तो जब सेल करेंगे फिक्स्ड असेट का तो हमारा कैपिटल नेचर का आइटम डिक्रीज करेगा। तो बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं ना, बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे? ये फिक्स्ड असेट है, इसमें से माइनस कर देते हैं सेल। जो भी हमने फिक्स्ड असेट की सेल की है दैट इज सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। ये तो क्लियर है। बट जब भी हम कोई भी आइटम, जैसे यहाँ पे फिक्स्ड एसेट की बात करें, फिक्स्ड एसेट अगर हम सेल परचेज करते हैं, ठीक, तो सेल के टाइम हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट और लॉस होता है। वो प्रॉफिट और लॉस हम कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वो प्रॉफिट और लॉस हम कहाँ दिखाएंगे? इनकम एक्सपेंडिचर में। अगर प्रॉफिट है तो बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और अगर लॉस है तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जो मेरा फिक्स्ड एसेट है उसकी कॉस्ट थी 12,000, और हमने उसको सेल किया। ये जो 12,000 की कॉस्ट का फिक्स्ड एसेट था हमने उसको सेल किया है 14,000 पे। तो जब हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट में से हम लोग कितना माइनस करेंगे? जितना कॉस्ट था उतना ही ना माइनस करेंगे कि इतने से हमारा फिक्स्ड एसेट डिक्रीज हो जाएगा। बट देखो यहाँ पे आप लोगों को जो 12,000 का आइटम था वो आपने 14,000 पे सेल किया, तो आपका 2,000 का फायदा भी तो है, प्रॉफिट भी तो है। वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
मतलब ये जो 14,000 का आपने सेल किया, इसमें दो चीज है और हमेशा दो ही चीज होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट कितनी है 12,000, प्रॉफिट कितना है 2,000। तो कॉस्ट कहाँ जाने वाला है, बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट में ही आप फिक्स्ड एसेट दिखा रहे हो, मतलब कॉस्ट चला जाएगा, कैपिटल नेचर का है तो कैपिटलाइज होगा। एंड अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो वो आपका रेवेन्यू आइटम है, वो आप कहाँ डालोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो। हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं, इसको नोट करो। 7 पे हम लोग चलेंगे, जो कि है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। ये रब कर रहे हैं हम। देखो नाम से हमने क्या लिखा है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैगजीन्स होंगे, न्यूज़पेपर्स होगा, जब हम उनको सेल करेंगे ना, तो बेसिकली वो बहुत नॉमिनल अमाउंट पे सेल होती है। और क्योंकि ये हमारा कोई असेट तो है नहीं, तो उस केस में इसको हम क्या मानते हैं, मिसलेनियस इनकम मानते हैं। और उस मिसलेनियस इनकम को आप क्या करोगे, रेवेन्यू नेचर का है तो उसको रेवेन्यू आइटम की तरह ट्रीट करोगे एंड इनकम साइड लिखोगे बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। ठीक है, तो बेसिकली सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स को हम कैसे ट्रीट करने वाले हैं, एज मिसलेनियस इनकम। एंड क्योंकि ये मिसलेनियस इनकम है तो इसको हम सीधे सीधे कहां दिखा देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है, तो ये हमारा 7 पॉइंट हो गया। 8 हम देख लेते हैं, एंडाउनमेंट फंड डोनेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप लोग बोलोगे मैम डोनेशन तो आपने बता दिया कि डोनेशन दो तरह का होता है, कि स्पेसिफिक एक जनरल, बट एंडाउनमेंट फंड डोनेशन क्या होता है ना, ये थोड़ा अलग तरह का डोनेशन है। बेसिकली यहाँ क्या होता है कि जो डोनर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करता है अमाउंट, एंड फिर ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है कि ये अमाउंट आपको मेरे इंस्ट्रक्शन पे ही इन्वेस्ट करना है। तो अब स्पेसिफिक डोनेशन एंड इंडाउनमेंट फंड डोनेशन में डिफरेंस क्या है। स्पेसिफिक डोनेशन हम बता के देते हैं कि आप सिर्फ बिल्डिंग पर्पस के लिए यूज करना या लाइब्रेरी बुक पर्पस के लिए यूज करना, बट जब एंडाउनमेंट फंड डोनेशन देते हैं तो वहां पे डोनर कहता है कि हम जैसे जैसे आपको बोलेंगे आप वैसे वैसे इस फंड को, इस डोनेशन को यूज करना। तो अगेन इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, एज सेम एज स्पेसिफिक डोनेशन। भाई जैसे स्पेसिफिक डोनेशन को आपने ट्रीट किया था वैसे तो आप इसको भी ट्रीट करोगे। दैट इज हम इसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे एंड बैलेंस शीट में कहां दिखा देंगे, लायबिलिटी साइड। क्लियर, तो हमेशा ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले ये देख लो कि टोटल अमाउंट कितनी है, एंड टोटल अमाउंट को आपको दो जगह, मतलब रिसीट एंड पेमेंट में तो भाई वो अगर कैश पेमेंट है तो वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक, उसका जो ट्रीटमेंट है वो इनकम एक्सपेंडिचर में हो सकता है एज वेल एज बैलेंस शीट में हो सकता है, बट जो टोटल आइटम है उसका कहीं ना कहीं अफेक्ट आप देखोगे। क्लियर, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसमें, एंडाउनमेंट फंड डोनेशन, और बाकी सारी चीजें हमने पहले ही बता दी, तो ये आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां हमें ये बताना है कि रिसीट पेमेंट अकाउंट में एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है। बस वही एक लास्ट टॉपिक हमें डील करना है, तो इसको नोट कर लो, उसके बाद हम उसकी भी नोटिंग करा देते हैं। अब देखो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहला जो डिफरेंस देखो हमने बोर्ड पे लिखा है कि रिसीट एंड पेमेंट किसके इक्विवेलेंट होता है, कैश बुक के इक्विवेलेंट होता है, पर इनकम एक्सपेंडिचर किसके इक्विवेलेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इक्विवेलेंट होता है। यहीं से हम लोग एक दूसरा डिफरेंस निकाल सकते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो इस अकाउंट का नेचर क्या होगा, रियल अकाउंट होगा, रीजन बीइंग कि इट इज इक्विवेलेंट टू कैश बुक। एंड इनकम एक्सपेंडिचर का कैसा होगा बेटा, नॉमिनल अकाउंट, रीजन बीइंग कि इट इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, नेक्स्ट देखो हमने लिखा है कि रिसीट एंड पेमेंट में सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन, बट इनकम एक्सपेंडिचर में कैश भी होगा एज वेल एज नॉन कैश भी होगा। मतलब अगर डेप्रिसिएशन है तो हम उसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, बट क्या आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में करेंगे, नहीं मैम नहीं करेंगे। नेक्स्ट रिसीट एंड पेमेंट में जो भी अमाउंट रिलेटेड है पास्ट ईयर से रिलेटेड, प्रेजेंट ईयर से रिलेटेड एज वेल एज फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड,
वो सब कुछ यहाँ इंक्लूड होगी। हमें पास्ट प्रेजेंट से तो कोई मतलब नहीं है, पैसा आया रिकॉर्ड करेंगे, पैसा गया रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें तो सिर्फ कौन से साल से रिलेटेड यहाँ डेटा इंक्लूड किया जाएगा, करंट ईयर, मतलब पास्ट ईयर के डेटा को भी एक्सक्लूड कर देंगे और फ्यूचर पीरियड के डेटा को भी एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, सिर्फ इसकी वजह से यहाँ एक कॉन्सेप्ट अराइज हो जाएगा, किसका, आउटस्टैंडिंग का एंड प्रीपेड का, जो कि जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तब हम इस पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर। रिसीट एंड पेमेंट की बात करें तो चाहे वो कैपिटल नेचर हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन हो, सब यहाँ रिकॉर्ड होता है। मतलब बैलेंस शीट वाले आइटम भी यहाँ होंगे और इनकम एक्सपेंडिचर में भी। मतलब जो भी आइटम आपने इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में दिखाया है, अगर आइदर वो रिसीव्ड हुआ इन कैश और पेड हुआ इन कैश तो फिर वो हम इंक्लूड करते हैं। बट अगर इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें तो सिर्फ किस तरह का ट्रांजेक्शन होगा, रेवेन्यू नेचर के जितने ट्रांजेक्शन होंगे वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंक्लूड होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट कि क्या हम विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कभी भी सरप्लस एंड डेफिसिट के बारे में बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सरप्लस एंड डेफिसिट की बात तो तब होती जब आप करंट पीरियड की बात करते। यहाँ तो पास्ट ईयर की भी बात किया, फ्यूचर ईयर की भी बात किया है, कैपिटल नेचर की भी बात किया, रेवेन्यू नेचर की भी बात किया है। बट अगर हम बात करें इनकम एक्सपेंडिचर की तो इनकम एक्सपेंडिचर से हम सरप्लस डेफिसिट फाइंड आउट कर सकते हैं। रीजन बिंग इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही आइटम्स है एंड करंट ईयर के आइटम्स है। तो अगर इस साल का आपने रेवेन्यू नेचर का सारा आइटम इंक्लूड किया तभी तो आप सरप्लस डेफिसिट बता सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर हम क्या बता सकते हैं, सरप्लस एंड डेफिसिट। एंड विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट हम क्या बता सकते हैं, ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस। क्लियर है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से हम क्या बता पाएंगे, इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं ओनली कैश एंड बैंक बैलेंस। और किस तरह का कैश एंड बैंक बैलेंस हम बता सकते हैं बच्चे, ओपनिंग भी बता सकते हैं एंड क्लोजिंग भी बता सकते हैं। क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस यहाँ क्या लेते हैं, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। बट इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें ओपनिंग बैलेंस तो एज सच कुछ होता ही नहीं है, यहाँ ओपनिंग बैलेंस जैसा कुछ नहीं होता। ठीक। और अगर क्लोजिंग बैलेंस की बात करो तो क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है क्या, आइदर सरप्लस और डेफिसिट। क्लियर है। तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर का। ठीक। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट की तो कॉन्सेप्ट में अब कुछ भी हमारा नहीं बचा। अब जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन है और न्यूमेरिकल पोर्शन में भी हम आपको कई सारे लेजर्स बनाना सिखाएंगे, जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट हो गया। ठीक। रिसीट एंड पेमेंट पे भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे भी क्वेश्चन देखेंगे, बैलेंस शीट पे भी क्वेश्चन देखेंगे, एज वेल एज हम लोग एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं, सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं, ठीक, कॉस्ट अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं, एंड इसके अलावा क्लास 12th स्टूडेंट है, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप सबके लिए सेम है। हमने क्या बोला कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हर लेवल के लिए सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा, क्वेश्चन के जो पैटर्न्स हैं उसमें डिफरेंस है। तो इसके बाद हम आप लोगों के लिए जो वीडियो अपलोड करेंगे वो सीए फाउंडेशन की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूट की अपनी जो मैट है ICAI के, उसके सारे क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करवाएंगे और इसका वीडियो अपलोड करेंगे। सीएमए स्टूडेंट्स की बात करें कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट की, तो उनकी जो इंस्टीट्यूट का एक पूरा प्रॉपर मटेरियल है, उस मटेरियल में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका हम एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे। एंड बात कर लेते हैं क्लास 12th स्टूडेंट्स की, तो क्लास 12th के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट तो नो डाउट सेम है, बाकी जितने DK गोयल के जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उसके लिए हम एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।